चलिए मैं फिर से बोल देता हूं। मैंने ये बताया है कि मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, और मेहरगढ़ में जो साक्ष्य मिले हैं वो 7000 BC के हैं। तो अब तक जो प्रश्नों के उत्तर देते थे, जैसा कि 64वीं में पूछा है, तो उसका उत्तर तो सचमुच मेहरगढ़ होगा, परंतु अब जो है उससे भी पहले का, यानी 7000 से पहले आता है 8000, 8000 से 9000 BC के क्रम में साक्ष्य मिले हैं संत कबीर नगर। संत कबीर नगर यूपी में है, ये जिला है, संत कबीर नगर जिला का नाम है, नगर मतलब नगर नहीं, जिला का नाम है। और यहाँ एक स्थल है लहुरा देव, वहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो जब प्रश्न आया कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य या प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आंसर मेहरगढ़ नहीं बल्कि संत कबीर नगर या फिर ऑप्शन के अनुसार लहुरा देव होगा। ठीक है, यहां तक मैंने समझा दिया था। फिर मैंने समझाया कि मेहरगढ़ का जो टाइमिंग है वो 7000 BC है, जबकि एक और जगह यूपी का एक और जगह है कोल्डिहुआ, जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, बेल नदी के किनारे है। ठीक है, तो वहां पर जो है बेल नदी किनारे जो है ये 6500 BC में यहाँ पर साक्ष्य मिला है, और यहाँ भी चावल की भूसी यानी कि धान की भूसी मिली है। साबित होता है कि वहां पर चावल उपजाया जाता था। तो मेरा ये समझाने का कोशिश यहाँ पर है कि जब मेहरगढ़ रहेगा और कोल्डिहुआ रहेगा, सपोज कीजिए संत नगर नहीं रहेगा, ऑप्शन है मेहरगढ़ और कोल्डिहुआ रहेगा, और प्रश्न रहेगा कि भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं, भारत में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आप मेहरगढ़ नहीं बल्कि कोल्डिहुआ लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। ठीक है, जब पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से मिले हैं, तो आप मेहरगढ़ टिक लगाएंगे। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन बनेगा, भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, और यही दोनों ऑप्शन रहेगा, तो कहां टिक लगाइएगा, बोलिए। उपमहाद्वीप में सर, क्या पूछ? कोल्डिवा में सर, हाँ, कोल्डिवा में। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने कोल्डिवा बोला है मैंने सुन लिया है, कुंदन जी बोले हैं, विद्यानंद जी बोले हैं, नीतू कुछ और बोलिए। मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ। प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, यही दोनों ऑप्शन है, क्या होगा उत्तर? क्या होगा? उपमहाद्वीप रहेगा तो मेहरगढ़, उपमहाद्वीप रहेगा तो मेहरगढ़। सर लहुरा देव, तब लहुरा देव, नहीं, लहुरा देव नहीं, ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं मैं, मेहरगढ़ और कोल्डिवा ही दे रहा हूँ, ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है। तो कोल्डिहुआ होगा सर, कोल्डिहुआ ही होगा। अब कुंदन जी बोले हैं कोल्डिहुआ और नीतू बोल रही है मेहरगढ़, तो प्रॉब्लम है कहाँ? अगर दोनों परीक्षा देंगे तो प्रॉब्लम कहाँ होगा? सर भारत बोलेगा तब कोल्डिहुआ ना। प्रॉब्लम यहाँ है सर, मेहरगढ़, कुंदन जी समझाइए, समझाइए कुंदन जी। मेहरगढ़ में जो है सर ये गेहूं और जौ का मिला है, और कोल्डिहुआ से चावल का मिला है। तो यहाँ पर तो चावल का पूछ रहा है, तो चावल का। मेरे प्रश्न में भारतीय उपमहाद्वीप तो था, लेकिन चावल भी था। नीतू समझ में आया? समझ में आया नीतू कुमारी? नहीं समझ में आया? चलिए मैं बोलता हूं। मेरा प्रश्न था भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप की जब बात करेंगे तो कोल्डिहुआ भी आप ध्यान देंगे, कंसीडर करेंगे, और मेहरगढ़ भी करेंगे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब प्रश्न को अगले शब्द को पढ़ेंगे चावल, तो यहां से चावल के साक्ष्य नहीं, जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तो बस गेहूं के चलते कट जाएगा, तो बचेगा बस यही ना, कोल्डिहुआ ही ना। अब समझ में आया? जी, हमें लगा कंफ्यूज। हाँ, परीक्षा हॉल में इसी प्रकार की गलतियां होती है, बस यही देखना है। चलिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस भी कराते जा रहा हूं आज की आज। चलिए, क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर मैं समझाऊंगा जहां तक होगा। चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है, सबसे आसान प्रश्न, सबसे आसान प्रश्न। बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश में चावल का उत्तर प्रदेश, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। कहां पर? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब है, बताया ही नहीं।
बंगाल में तो मैंने बताया ही नहीं, जो बातें हो रही थी यूपी की हो रही थी, इसलिए यूपी में। तो आसान है ये प्रश्न, बहुत आसान। नेक्स्ट इसी ढंग का प्रश्न है। सर एक चीज हम पूछना चाहेंगे, हाँ, पूछिए। लहुरा देश में सर जो है किसका प्रमाण मिला है सर, चावल का हाँ कि बिल्कुल, गेहूं का? मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं, फिर बता देता हूं। लहुरा देव से जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चावल के साक्ष्य मिले हैं 8000 बीसी से 9000 बीसी के बीच में। लहुरा देव संत कबीरनगर जिले यूपी में है। ये आंसर कब बनेगा? ये आंसर तब बनेगा जब प्रश्न यूं रहेगा, भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। कोल्डिहुआ भी रहेगा, मेहरगढ़ भी रहेगा और संत कबीरनगर भी रहेगा। तो चूंकि चावल का कोल्डिहुआ भी हो गया और चावल का संत कबीरनगर भी हो गया, ठीक है, तो उस हिसाब से चावल के हिसाब से तो ये मेहरगढ़ तो ले ही नहीं सकते हैं। चावल के अगर पूछेगा चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, तो ये तो ले ही नहीं सकते, इन्हीं दोनों में से फैसला करेंगे। तो ये 6500 बीसी का है और ये 8000 का है, तो इसमें टिक लगाएंगे संत कबीरनगर में। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से। इसी पर दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन यही रहेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, ठीक है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिली हैं, अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो चावल और गेहूं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तब कहीं से कुछ भी फसल मिला तो ठीक है। तो भाई यहां से भी चावल है, यहां से गेहूं है, यहां से चावल है, इसका कोई ध्यान नहीं रखना है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य तो पता है कि 8000 बीसी में चावल यहां पर मिला है 8000 बीसी में। तो सबसे पुराना भारतीय उपमहाद्वीप ही सही, लेकिन सबसे पुराना तो यही हुआ ना। ये भी आंसर होता, लेकिन लेटेस्ट खोज ने इसको ज्यादा पुराना कहा है। यानी उधर से देखेंगे, चल के आएंगे तो सबसे पहले, माने ईसा मसीह के जन्म से चल के देखेंगे तो सबसे पहले यही आएगा। इसलिए आंसर संत कबीरनगर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो संत कबीरनगर यानी कि लहुरा देव। मेहरगढ़ इस बार अब आंसर नहीं दे सकते हैं। क्लियर हुआ? जी सर। आगे बढ़ा जाए। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, याद रखने के लिए और समझने के लिए भी। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं चिरांद से, लहुरा देव से, बुर्जहोम से और सेनवार से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं चिरांद से, लहुरा देव से, बुर्जहोम से, सेनवार से, और एक और ऑप्शन मैं देता हूं, मेहरगढ़ से। कहां से होगा? ध्यान से बोलिएगा। लहुरा देव। लहुरा देव। सही जवाब है लहुरा देव, क्योंकि हम मेहरगढ़ को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चावल और गेहूं की बात नहीं कही गई है, सीधे कृषि का साक्ष्य पूछा गया है। तो प्राचीनतम मेहरगढ़ से ज्यादा प्राचीनतम लहुरा देव है। नेक्स्ट देखिए, याद भी हो रहा होगा चूंकि मैं रिपीट भी कर रहा हूं। अब इस बार का सवाल ध्यान सुनिएगा। एक मिनट में आ रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन है किस नौ स्थल की, क्वेश्चन के हर वर्ड को समझना पड़ेगा आपको। किस नौ पाषाणिक स्थल के धान की, यहाँ रखो, यहाँ वहां कैसे पहुंच पाएंगे। किस नौ पाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन में दे रहा हूं, चिरांद, ध्यान दीजिएगा, नौ पाषाणिक मैंने बोला है, नौ पाषाणिक, चिरांद, लहुरा देव, बुर्जहोम और कोल्डिहुआ। सर लहुरा देव होगा। क्वेश्चन है
किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? लौरा देव ही होगा। किसी को दिक्कत है इसमें? लौरा देव सर। सही है जवाब, बिल्कुल सही है। अगला, चावल का प्राचीनतम, ध्यान सुनिएगा, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थल से संबंधित है? ऑप्शन में बदल रहा हूं। चावल के प्राचीनतम उल्लेख किस स्थल से मिले हैं? एक है ऑप्शन में कोल्डिहुआ भी है, ऑप्शन में कोल्डिहुआ भी है। उसके बाद है सराय नाहर राय, सराय नाहर है। उसके बाद ऑप्शन में है महदहा और चिरान। कहाँ होगा आंसर, क्या होगा? कोल्डिहुआ। अगर यहाँ पर हम लहुरा दे लिखे तो तब क्या होगा? लौरा देव हो जाएगा, तब लौरा देव हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि भारत में प्राचीनतम स्थल जो है चावल का, वो है आपको लहुरा देव। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं रहे तभी कोल्डिहुआ टिक लगा सकते हैं आप, ध्यान रखना इस बात का। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अब तक तो याद हो गया होगा, एकदम से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। गंगा घाटी, अब अगला प्रश्न हल्का हल्का चेंज कर रहे हैं। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? पहला है सोहगौर, दूसरा है इमली डी, तीसरा है लहुरा देव और चौथा है झूसी। क्या होगा आंसर? लहुरा देव। बिल्कुल सही है, लहुरा देव होगा, क्योंकि गंगा घाटी काफी विस्तृत है। ठीक है, मतलब इलाहाबाद का एरिया भी आता है उसमें, और संत कबीर नगर का भी एरिया आता है। तो गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण जो है आपको लहुरा देव से मिले हैं। याद हो रहा होगा मेरे समझ से। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पाषाण युगीन जो मानव थे, उन्हें आग की जानकारी कब हुई? इसमें भी कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। पाषाण युगीन जो मानव थे, उन्हें आग की जानकारी कब हुई? ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन के अनुसार, घबरा नहीं है, ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन है निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। यहाँ पर निम्न लिखा हुआ है और यहाँ पूरा पाषाण काल लिखा हुआ है। यहाँ उच्च लिखा हुआ है और फिर मध्य लिखा हुआ है, मध्य पाषाण काल। और अगला ऑप्शन है आपका नव पाषाण काल। बोलिए अपना आंसर बोलिएगा। मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल में सर। कुंदन जी एक बार बोलिए ना, बार क्यों बोलते हैं, सुन लेते हैं ना। नव पाषाण काल में आपका है विदाई जी का नव पाषाण काल। और कोई बोलेगा? सर मेरा भी नव पाषाण काल। नव पाषाण काल होगा सर। नीतू का भी नव पाषाण काल है। और कोई बोलेगा? प्रश्न में फिर से बोल दूं, पाषाण युगीन पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी, कब हुई थी प्रश्न है। तो कई लोगों ने मध्य और नव पाषाण कहा। ठीक है, अच्छा है कि आप लोगों ने आंसर जो चूज किया है वो गलत हो गया। यहाँ पर आंसर होगा निम्न पूरा पाषाण काल। क्यों गलत हो गया मैं बताता हूं, गलत क्यों हो गया। प्रश्न को ध्यान सुनिए, गलत आप लोग नहीं, फिर भी गलत कैसे हो गया मैं आपको बता रहा हूं। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। जानकारी होना और उपयोग करना में अंतर होता है। जैसे हम खोज कर लिए, मान लिया जाए कि किसी ने खोज कर लिया कि भारती सर जो है इतिहास अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, कोर्स ज्वाइन नहीं किया, तो उसने मेरे टीचिंग का उपयोग तो नहीं किया ना। आज खोज किया और फिर 3 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो उपयोग जब पूछेगा तो 3 महीने के बाद वाला होगा, और जब खोज पूछेगा तो आज का होगा।
तो प्रश्न है कि पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी, कब हुई थी? इसमें आंसर आपको निम्न पूरा पाषाण काल देना है। अब जब क्वेश्चन पूछे कि आग का उपयोग करना कब शुरू किया, तो अधिकतर लोगों ने आंसर जो दिया है नवपाषाण काल, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कब? जब उपयोग की बात होगी। देखिए बीपीएससी कमीशन का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कमीशन में एक एक वर्ड का महत्व होता है, इसलिए हर एक वर्ड को पढ़ेंगे। जानकारी के रहने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होने के पीछे यही बात होती है। लोग जो याद रहता है सो बोलते हैं, परीक्षा में याद है उसको नहीं बोलना है, जो पूछा गया है सो बोलना है। हाँ बोलिए कुंदन जी। हाँ किसी को बोलना है बोलिए। क्रॉस करना है, आपको लगता है कि सर गलत बता रहे हैं तो क्रॉस करना है, अलग जानकारी है तो बोलिए, हम शेयर कीजिए। एनी प्रॉब्लम? नो सर, ठीक है, आगे बढ़िए। प्रॉब्लम आपको में नहीं है सर, तो मैं प्रॉब्लम क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? सर एनसीईआरटी में है सर, 6 क्लास के एनसीईआरटी में सर है। हमने कहीं पढ़ा था, एक मिनट रुकिए सर, हाँ हमने जो है उसको लिख भी लिया है। उसमें सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है मेरे से कि जो आग का जो हाँ है बोलिए वो बोलिए, एकदम बोलिए। ना, वो मध्य पाषाण काल है सर, ऐसा हमको लग रहा है। हमने कहीं लिखा है, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं सर। हाँ तो उसको आप गलत देखिए काट सर, लीजिए, मैं बिल्कुल खोज करके बता देखिए रहा हूँ। उसको आप क्या है गलत कि काट पूरा, लीजिए, मैं बिल्कुल खोज करके और अप टू डेट में बता रहा हूँ। अप टू जी डेट सर, में बता रहा हूँ। जब पूछेगा कि आग की खोज कब हुई, या पूछे कि आग की जानकारी कब हुई, तो आप क्या करेंगे? निम्न पूरा पाषाण काल करेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, पाषाण काल का पहला चरण। दूसरा चरण होता है निम्न पूरा पाषाण के बाद मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है? उसका होता है उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए इसको क्यों ऐसा होता है? होता क्या है कि पहले के जो मानव थे वो कम दिमाग के थे, ऐसे समझ लीजिए। जानकारी तो हो गया कि हाँ ये आग, इसको ये ऐसा है जो कुछ चीजों को जला देता है, तो आग वो माचिस से थोड़े जलाए थे। माचिस से जलाते तो आज खोजते तो कल उपयोग कर लेते। वो आग तो एकाएक लग गई थी, वृक्षों के टहनियों को आपस में टकराने से एकाएक आग लग गई थी। लेकिन वो समझ नहीं पाए कि टकराने से आग लगती है, उसको कैच नहीं कर पाया। ऐसा आप लोग भी देखे होंगे, कंप्यूटर पर किसी को देखते कुछ सीखे कि अच्छा ऐसे करने से ये होता है, लेकिन जब आप करने गए तो आपको हुआ ही नहीं आपसे। ऐसा होता है, जैसे टीचमेंट ऐप का डाउनलोड करने में कई लोग को हुआ है, और फिर वो बाद में छोड़ दिए, फिर किसी ने बताया, फिर टाइम नहीं मिला, ऐसे करते करते वो बाद में फिर सीखे। इसलिए ये आंसर सही है। निम्न पूरा पाषाण काल हो गया खोज का, और जब पूछेगा कि उपयोग कब शुरू किए, तो नव पाषाण काल होगा, ठीक है? हालांकि नव पाषाण काल कृषि के लिए और बस्ती बसाने के लिए फेमस है, लेकिन आग का उपयोग भी नव पाषाण काल ही आंसर होगा। कंफर्म हो गया? रिकॉर्डिंग किसी को दिक्कत है? रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न, जितने भी विवादास्पद प्रश्न हैं और जितने प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना बनती है, देखिए क्वेश्चन 2 ही आएगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन 40 क्वेश्चन को दे रहा हूं, और 40 के 40 आज ही याद करवा रहा हूं, और आगे आप नहीं भी याद करें तो कोई बात नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है, यू शुड रिपीट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को आप लिसन कर लेंगे। सभी प्रश्न को चूज करके लाया गया ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाए। आपको इसको पढ़ना नहीं है, टाइम ही नहीं आपके पास है। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? क्या मिट्टी का बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? देखिए ऑप्शन कितना अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन सुनिए मजा आ जाएगा आपको। सत्य है, ये बात सत्य है। दूसरा कह रहा असत्य है। तीसरा कह रहा सत्य हो सकता है। चौथा कह रहा असत्य हो सकता है। बोलिए, एकदम से गौतम बुद्ध वाला स्टाइल है इसमें आंसर ऑप्शन में। सर सत्य है सर, सत्य हो सकता है, सत्य हो सकता है। सत्य है। एक बोलिएगा, दोनों में नहीं कूदिएगा, फिर माइनस मार्किंग हो जाएगा। सत्य हो सकता है सर, सत्य हो सकता है। आपका कहना सत्य हो सकता है। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य हो सकता है, संभावना है, और चौथा है असत्य हो सकता है। असत्य है सर। आपका कहना सत्य, आगे बोलिए। चलिए ठीक है, विद्यानंद जी का आंसर सही है, सत्य है। पहला ऑप्शन है सत्य है।
सत्य हो सकता है आंसर क्यों नहीं हुआ, इस पर हम डिस्कस कर ले। सत्य है और सत्य हो सकता है। आप जानते हैं कि इतिहास जो लेखन होता है वो पुरातात्विक खोजों के आधार पर होता है। जब हम प्रागैतिहासिक की बात कर रहे हैं तो पुरातात्विक खोजों के आधार पर ही जब इतिहास लिखे जा रहे हैं तो उस समय के बर्तन मिले हैं और कार्बन 14 पत्ती जैसे और भी पद्धति होंगे उनके पास, इतिहासकारों के पास, जो इस प्रकार की चीज हो, जो बर्तन मिला है मिट्टी का, उसको पता लगा सकते हैं कि किस ईस्वी किस काल का होगा। तो पुरातात्विक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि नवपाषाण काल के बर्तन है, और जब बर्तन क्लियर है कि नवपाषाण काल के ही है तो अब सत्य हो सकता है, क्यों, सत्य ही है। ठीक है, तो आंसर मिल गया होगा आपको इस प्रश्न का। ध्यान से सुनना, आपको सब समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से आंसर को पिकअप करते। जानना सिर्फ काफी नहीं होता है, सही और जिसको कहते हैं एग्जैक्ट एक्यूरेट जानना पड़ता है। नेक्स्ट, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। ऑप्शन में दे रहा हूं, कोई गलत नहीं करे इसमें। पहला है ऑप्शन कृषि। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन है पूर्व पाषाण कालीन, पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था, मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या करते थे मुख्य रूप से। जैसे आप मुख्य रूप से अभी क्या करते, अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी कमाते होंगे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं आप, मुख्य रूप से ज्यादा समय आप अध्ययन पर ही दे रहे हैं। तो मुख्य व्यवसाय आपको हो गया शिक्षा यानी अध्ययन करना। तो ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है शिकार, तीसरा ऑप्शन है पशुपालन और चौथा ऑप्शन है मिट्टी का बर्तन बनाना। बोलिए। एक मिनट सर, मेरा ये सवाल है सर, पूर्व पाषाण काल बोले ना सर, पूरा तो नहीं बोले? एक मिनट रुकिए। हाँ, पूर्व पाषाण ही बोले हैं। ठीक है, आपने जो बोला मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पूर्व पाषाण काल में पहला ऑप्शन था कृषि, दूसरा ऑप्शन था शिकार और तीसरा ऑप्शन था संग्रहण यानी कि खाद्य संग्रहण। ये मैंने नहीं बोला था उस समय, मैं अभी जोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा टफ हो जाए इसके लिए। और चौथा है पशुपालन। क्वेश्चन को टफ बना दिया मैंने, अब आप सोचिए क्या होगा। सर इसका तो सीधा शिकारी होगा। शिकार करना होगा सर। किसी को दिक्कत? नो सर। चलिए, बहुत अच्छा जवाब है। क्वेश्चन रियली बहुत हल्का था, शिकार करना ही होगा। अरे भाई, शिकार करेंगे तभी तो संग्रहण करेंगे, बिना शिकार के संग्रहण होता है। और हमने क्या कहा, पूर्व पाषाण कालीन, तो पूर्व पाषाण कालीन में संग्रहण कहाँ सीखेंगे, पहले तो खा पी के पेट तो भर ले। उन लोगों को बाद में समझ में आया, जब बरसात का दिन आया और शिकार नहीं मिलता था, तब उन लोगों को लगा कि अगर बचा के रखते ना तो आज ठीक रहता, तब उन्होंने संग्रहण सीखा। मतलब पूर्व पाषाण में ही सीख लिया, बट थोड़ा देर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज्यादा नजदीकी आंसर शिकारी है। निम्न पाषाण काल में सीखा था। अब देखिए, उन्होंने एक वर्ड बोल दिया है नितिन ने, निम्न पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल। अब ये आप लोग समझते हैं दोनों में अंतर है कि सेम है? सर सेम कैसे, पूरा पाषाण काल पहले हुआ था, उसके बाद निम्न पाषाण काल हुआ था। पूरा पाषाण काल को ही तीन भाग, पूरा पाषाण काल को ही तीन भाग में बांटा गया। उच्च पूरा पाषाण काल, ये पहले निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल, ये तीन भाग में बांटा गया है। और कोई बोलेगा? पूरा पाषाण काल को ही तीन भाग में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण काल, इसी पूरा पाषाण काल में जो है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्व पाषाण काल भी कह सकते हैं। तो सर पूर्व पाषाण काल करता हूँ, मैं 3 वर्ड लिखता हूँ बोर्ड पर, मैं 3 वर्ड लिख रहा हूँ, उसी से क्लियर हो जाएगा, इतना टेंशन लेने का नहीं। क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से रहेंगे ना तो फिर परेशानी में ही पड़ जाएंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पाषाण काल। पाषाण काल का सीधा सीधा मतलब होता है पत्थर वाला काल। ये पत्थर वाला काल क्यों नाम है, अभी कंप्यूटर काल क्यों नाम है, क्योंकि हर चीज कंप्यूटर से हो रहा है। टिकट लेना है कंप्यूटर से, डॉक्टर के जाना है कंप्यूटर से, इवन अभी मोबाइल भी चल रहा है तो सही ढंग से कहा है तो कंप्यूटर की तकनीक से चल रहा है। तो अभी जो कंप्यूटर युग है, उस समय क्या है, खाएंगे तो पत्थर पर, सोएंगे तो पत्थर पर, इवन मारपीट भी करेंगे तो पत्थर पर, है ना।
और जानवर को ही मारेंगे तो पत्थर, हर चीज। तो जीवन में पत्थर ही पत्थर था, इसलिए पाषाण काल हो गया। ये तो क्लियर है ना। अब पाषाण काल का विभाजन अगर करा जाए तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न क्या पाषाण, हुआ? निम्न पाषाण। अब नीम के पीछे पड़े हुए हो। पूरा पाषाण काल सुजन है निम्न, इसलिए निम्न के बारे में। और नव पाषाण काल। अभी भी किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो अभी ये सर हमेशा याद रखना, ये वाला जो भूलता है वही परेशान होता है। बहुत ही छोटी चीज है लेकिन ये भूलोगे तो परेशान हो जाओगे। पाषाण एक बार काल इसको वह काल जिसके जब मनुष्य केवल पत्थर का ही प्रयोग करते थे, तांबे का आविष्कार नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। तांबे का किसी धातु का आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब खोज नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं। तो पत्थर से ही मारेंगे जानवरों को, पत्थर पर ही रख के खाएंगे और पत्थर पर ही सोएंगे। तो ये हो गया था पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। प्रॉब्लम क्या हो गया आपको? प्रॉब्लम तब हो जाता है जब लोग पूर्व शब्द को कुछ ज्यादा ही महत्व देने लगते हैं। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा पूर्व का मतलब है कि पहले, तो पाषाण काल से पहले। तो भाई पाषाण काल से पहले कोई युग ही नहीं था, उसके पहले कहां जाओगे, है ना। तो सर जैसे एक हम कहेंगे स्वतंत्रता पूर्व, हम बोलेंगे स्वतंत्रता पूर्व, तो भाई स्वतंत्रता पूर्व 1947 से पहले, तो 1947 के पहले इंडिया था ना, तो होगा। लेकिन पाषाण काल से पहले कुछ था ही नहीं, तो फिर पूर्व पाषाण काल का वो मतलब नहीं हुआ जो आप सोच रहे हो। तो पूर्व पाषाण वही पूरा पाषाण ही है। तो सर जब खाद्य संग्रहण समझ में आया इस कि पर नहीं आया? ऑप्शन में सर खाद्य संग्रहण हाँ आप बोलिए, डाले हैं सुन ना रहा हूँ। उसमें, हाँ तो सर शिकार करना और खाद्य संग्रहण करना, तो आप दोनों ऑप्शन तो नहीं, आप तो शिकार सिर्फ लगाए ऑप्शन में। तो खाद्य संग्रहण अगर पूछेगा कि खाद्य संग्रहण कब करना शुरू किया, तो फिर ऑप्शन में क्या लगाएंगे? हाँ, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें वैलिडिटी सर है, सर यही पूरा तो मुझे मतलब आपके सर कंफ्यूजन पूरा में दम है। सर पूरा तो ठीक है, इस सर प्रश्न का पूरा जवाब मैं प्रश्न से ही देता हूँ। अब सर आपसे एक पूरा प्रश्न मैं पाषाण काल को पूछता हूँ, तीन भाग अच्छा बांटिए। लगेगा? पूरा ओह, पाषाण काल को सर तीन। मत बोलिए, अभी मत बोलिए। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि गोल घर कहाँ है। ऑप्शन में दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। गोल घर कहाँ है? पहला ऑप्शन भारत में है, दूसरा ऑप्शन बिहार में है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन पटना में है, चौथा ऑप्शन बांकीपुर में है। आंसर दीजिए। नहीं सर, चौथा ऑप्शन नहीं होगा, बाकी तो होगा। बांकीपुर ही होगा सर, पटना, आंसर पटना बिहार। बांकीपुर ही होगा। बांकीपुर। बांकीपुर में है जी, बांकीपुर में है। बांकीपुर पटना का एक इलाका है। मेरा ये कहने का मतलब है कि नियरेस्ट आंसर पिकअप किया जाता है, नियरेस्ट आंसर। ऐसा नहीं कि गोलघर भारत में नहीं है। जब भारत और बिहार सब जुड़े हुए हैं तो भारत में भी है, लेकिन आंसर जो है नियरेस्ट होगा। तो नियरेस्ट आंसर बांकीपुर का, बांकीपुर नहीं है तो पटना है, पटना नहीं तो बिहार है। और अगर इंग्लैंड में पढ़ेंगे तो भारत और चीन देगा, तो भारत टिक लगा दीजिएगा। समझ में आया? तो जब क्वेश्चन पूछा गया था पूर्व पाषाण काल मानव का मुख्य धंधा क्या था, तो मुख्य धंधा ना पूछा गया है। ऐसे भी संग्रहण धंधा थोड़ा होता है। नो तो सर। धंधा तो मारपीट का धंधा किया, जानवरों को मार के लाया और संग्रहित करके रखा, खुद के लिए बेचने के थोड़ा रखा, ठीक है, किसी को देने को थोड़ा रखा। तो पहले शिकार ही मेन है, वो तो संग्रहण मजबूरी में कम करते थे और कम मात्रा में ही करते थे। इसलिए पहला फोकस जो है, मुख्य जब बात करेंगे तो कृषि, ये शिकार की ही बात करेंगे। और नजदीक वाली बात जो मोस्ट नियरेस्ट हो, इसको भी समझिए। अब आपको समझ में आ रहा हो, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, चीजों को अच्छे समझना ही पड़ता है। आगे बढ़ा सर जाए। ये एक मिनट सर, हम ये कह रहे हैं पूरा पाषाण काल को सर तीन भाग में बांट दीजिए। पाषाण काल को तीन भाग में बांट दीजिए, तब वो जो है और क्लियर हो जाएगा। हाँ, किसी को और दिक्कत है? सर कह रहे थे पूरा पाषाण काल को बांट दीजिए, जो भी है। अच्छा, इसको बांट दे, ठीक है, बांट देते हैं। पूरा पाषाण काल को बांटने का जो आपने कहा है, बिल्कुल अच्छा काम किया है। ये हो गया आपको निम्न पूरा पाषाण काल, ये हो गया आपको मध्य पूरा पाषाण काल, और ये हो गया आपको उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, सब में पूरा लगा रहेगा।
पूरा लगा रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं इसको, ये एक कारण इसके पीछे। बांट इससे रहे हैं कि पूरा पूरा पाषाण काल जो है वो बहुत लंबा घिंच गया था। आजकल जो है ना तुरंत आ रहा है मोबाइल और तुरंत नया मोबाइल आ जा रहा है एकदम नए फीचर का। पहले बड़ा धीरे धीरे दुनिया बदलती थी, अब दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है। इस समय पूरा पाषाण का जो दुनिया थी काफी लंबा घिंच गया, लेकिन जब मध्य पाषाण काल में लोग आए तो दिमाग थोड़ा जल्दी ही बढ़ गया, तो ज्यादा दिन मध्य पाषाण काल नहीं चल पाया। फिर नव पाषाण काल में दुनिया और जल्दी ही आगे बढ़ गई, तो वो भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया। इसलिए आप देखिएगा काल विभाजन में, काल विभाजन में पढ़ना है बट मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि परेशान हो जाएंगे आप। तो इसलिए काफी लंबा चल गया है, और लंबा जब चला है तो कुछ कुछ अंतर भी है, नवीन खोज बता रहे हैं कि अंतर है। इसलिए समय बहुत लंबा इसके लिए भी और अंतर भी इसके लिए। पूरा पाषाण को आपको निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण में बांटा गया है। प्रॉब्लम जानते हैं किनको होता है, जिनका हिंदी है कमजोर। अब क्या करते हैं स्टूडेंट लोग कि यहाँ उच्च लिखा है तो उसको भी 9 समझ लेते हैं। नहीं, फिक्स कर दिया गया है, उच्च रहेगा तो पूरा पाषाण के साथ ही रहेगा, और जब पाषाण रहेगा तो 9 ही रहेगा। अब इसको उच्च पाषाण काल मत बोलने लगिएगा कि सर उच्च हुआ ना, बाद में हुआ ना। आपकी बात सही है, मतलब तात्पर्य के अनुसार बिल्कुल सही है, लेकिन तात्पर्य निकालेंगे नहीं, ठीक है। उसको हम प्रॉपर नाउन के रूप में बात करेंगे। जैसे किसी का नाम है भगवान दास, तो जाके भगवान की तरह पूजा थोड़ा करते हैं हम लोग, मानते भाई प्रॉपर नाउन है, आदमी है मेरी ही तरह, दिलीप कुमार की तरह ही। अभी भी समझ में है कि अभी दिक्कत है किसी को? सर अब क्लियर है, सर अब क्लियर है ये सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी ये बात, प्रिकॉशन वाली बात की, यहाँ 9 है तो यही 9 रहेगा, यहाँ 9 मत लेके चलाइएगा, और यहाँ उच्च है तो यही रहेगा, यहाँ उच्च लेके मत चले आइएगा, तो प्रॉब्लम खराब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पूरा है तो पूरा ही रख दीजिएगा, पूरा के अंदर निम्न है, जो कन्फ्यूजन नीतू को हुआ था, पूरा के अंदर निम्न है, न कि पूरा को निम्न कह सकते हैं। इसलिए इसको आप लिख लीजिएगा, जिनको जो नए हैं, जिनको प्रॉब्लम है लिखने में 2 मिनट लगेगा। पाषाण काल का बंटवारा 3 और पूरा पाषाण का बंटवारा 3, नाम वही रहे एकदम से प्रॉपर नाउन की तरह, नाम की स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, सरकार ही बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से पूछना पड़ता है मुझे, जो आ रहा है वही पूछ सकता हूं मैं। 44 36। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। ऑप्शन में दे रहा हूं मैं, निम्न पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। देखिए निम्न पूरा पाषाण हो गया, सारे ऑप्शन है, चलिए बनाइए। चलिए मैं छोड़ देता हूं आपको, ये सब के सब ऑप्शन है। इसको ये तो इसी का लगा, तो इसको बंद कर सकते हैं आप, ये सभी के सभी ऑप्शन है। बताइए, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। नव पाषाण काल, पूरा पाषाण। परिष्कृत औजारों चलिए आंसर हो गया, सब लोग 9 पाषाण बोला, तो जान लीजिए नव पाषाण होगा सर। आंसर होगा उच्च पूरा पाषाण। आंसर होगा उच्च पूरा पाषाण। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है उच्च पूरा पाषाण काल। अब आप बोलिएगा सर, अगर मान लीजिए ये 67 में क्वेश्चन आ जाए और बीपीएससी कोई और आंसर दे दे, तो हमसे झगड़ा मत कीजिएगा। बीपीएससी कैसी संस्था सबको पता है, वो पीर कुंवर सिंह वाला याद रखिएगा। मैं जो आंसर दे रहा हूँ बिल्कुल सही दे रहा हूँ, एकदम से खोज परख के बिल्कुल सही दे रहा हूँ, कहीं से कोई गलत नहीं होने वाला है। अगर बीपीएससी नहीं पागल होगा, आइडियल ढंग से आंसर होगा, तो यही आंसर देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको याद करना है, क्योंकि आपके मन में 9 आ रहा है बार बार, उच्च पूरा पाषाण काल ही उत्तर होगा। परिष्कृत औजारों का युग था उच्च पूरा पाषाण काल। इसके 2 लक्षण हैं, एक है कि चकमक उद्योग का स्थापना, और दूसरा है होमोसेपियंस का उदय। ठीक है, होमोसेपियंस जो ज्ञानी मानव थे उनका उदय हो गया, और फिर से क्या हुआ, चकमक उद्योग, जो पत्थर था ना जिससे कि आग लगता था, चकमक पत्थर, उसका भी खोज हो गया। अब आप बोलेंगे, हम जानते हैं क्या बोलेंगे, सर फला बुक में हम ये 9 पाषाण काल में पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल पढ़े हैं, आप सही पढ़े हैं, लेकिन जान लीजिए हम नवीनतम खोजों के आधार बता रहे हैं। नवीनतम खोजे प्राचीन कालीन या पहले की लिखी किताबों के तथ्यों को इग्नोर कर देता है। जो पढ़े हैं बिल्कुल सही है, जहां पढ़े थे वहां सही था, उसको हटा दीजिए दिमाग में, भले एनसीईआरटी में क्यों नहीं हो। मैं आपको एकदम से लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूँ, एकदम से लेटेस्ट। अब आप बोलिए सर लेटेस्ट जानकारी आपके पास आता कहाँ से है, तो हम लोग इतिहास के हैं, इतिहास के लिए है और इतिहास के द्वारा ही चल रहे हैं, इसलिए लेटेस्ट जानकारी हमको प्राप्त करना पड़ता है।
कहाँ से आता है ये मैं नहीं बता सकता। रिसर्च पेपर है सर, इग्नू का नोट्स है, रिसर्च पेपर है। चलिए, क्या होगा? बहुत सारा स्रोत रखना पड़ता है। कोई बात नेक्स्ट इग्नू में पुराना हो गया है, इग्नू पर भी डिपेंड हम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 हो गया, 34 लेते हैं। हाँ, एक आसान सा क्वेश्चन आ गया, ये नीतू को फायदा करेगा, आप लोग को भी करेगा। आप लोग को क्रम लगाना है, क्रम है, लगाइए क्रम। पूरा पाषाण युग 1 नंबर में, 2 नंबर में ताम्र युग, 3 नंबर में मध्य पाषाण युग और 4 नंबर में नव पाषाण युग। क्रम लगाइए जल्दी से। पूरा पाषाण 1, 2 नंबर में ताम, 3 नंबर में मध्य और 4 नंबर में नव पाषाण। क्या क्रम होगा इसका? कोई बताएगा? पहले से अरे पूरा इतना पाषाण युग होगा। 1 2 3 4 होगा सर। 1 2 1 नहीं, रुके, पहले कुंदन जी बोल लीजिए आप, फिर रोशन जी बोलेंगे। पूरा 1 2 3 मत बोलिए, नाम लेके बोलिए। तो पहले पूरा पाषाण युग होगा, उसके बाद मध्य पाषाण युग होगा, उसके बाद नव पाषाण युग होगा, उसके बाद होगा ताम्र पाषाण युग। यस, यही उत्तर सही है। बाकी लोग जो यही उत्तर कह रहे थे वो अपने मन में ही खुश हो जाए, यही सही है। देखिए कैसे सही है, मैं अभी भी बताया हूं आप लोग, बड़ा आसानी से बताया हूं कि भाई पाषाण काल की जब बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हर जगह पत्थर ही था, तो नव पाषाण युग में पत्थर ही रहेगा। अगर तांबा आ जाएगा, ताम्र आ जाएगा, तो फिर वो पत्थर होता वर्डिंग हट जाएगा, फिर तो ताम्र पाषाण काल हो जाएगा ना वो। तो नाम से ही बता रहे कि भाई हम तांबा नहीं है, तांबा तो बाद में है, तो सही है। अब एक और इसी ढंग का क्वेश्चन ये पूछने की संभावना बनती है। पहला ऑप्शन है लौह युग, ध्यान से सुनिएगा, उंगली देखते जाइए, जो उंगली ऐसे नीचे की है, लौह युग है। दूसरा ऑप्शन है कांस्य युग। तीसरा ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, ध्यान से सुनिएगा, पूर्व पाषाण युग। और चौथा ऑप्शन है नव पाषाण युग। तो होगा पूर्व पाषाण, नव पाषाण और ताम्र युग, तब होगा लौह युग। हाँ बोलिए। पूर्व पाषाण होगा, नव पाषाण होगा, ताम्र पाषाण होगा, तब होगा लौह। विद्यानंद जी बोलिए। हाँ, तो पहले पूर्व पाषाण होगा, फिर नव पाषाण होगा, फिर ताम्र पाषाण होगा, फिर लौह होगा। शाम तो हम बोले ही नहीं है। देखिए मैंने लौह बोला है, फिर कांस्य बोला है, उसके बाद पूर्व पाषाण बोला है, उसके बाद नव पाषाण बोला है। बोलिए। हाँ सर, पहले होगा पूर्व पाषाण होगा, उसके बाद नव पाषाण होगा, उसके बाद कांस्य होगा, उसके बाद लौह होगा। हाँ बाकी लोग बोलिए सही है जी इनका। बिल्कुल सही है सर। यस सर, ठीक सर, बिल्कुल सही है। चलिए रोशन जान लीजिए, ये बिल्कुल सही है। कैसे सही बता दूं आपको, ये तो नाम से आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। कांस्य युग शुरू हुआ था कब? सिंधु सभ्यता के साथ, और उसका तो आपको 2750 का उत्पत्ति खुद ही बता रहा है। और लौह का मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 1100 BC में हुआ था, जब महापाषाण काल आया था 1100 BC या 1000 BC। तो कई बार मैं बोल चुका हूँ 1100 BC। तो पहले 2750 आएगा तब 1100 आएगा, ईसा मसीह की तरफ से चलेंगे तब। इसलिए सही है विद्यानंद जी। आगे चलिए। हाँ, एक क्वेश्चन एकदम रट्टूमल वाला है, अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन जितना फेमस हो गया इतिहास में, बाय द पूछ ले तो गड़बड़ हो जाएगा आप लोग से, इसलिए इसको रट लीजिए अभी कर अभी। नहीं रटाएगा तो मैं सेटिंग भी कर दूंगा। किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? किस विद्वान को प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? प्राग इतिहास मतलब प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब समझ रहे हैं, वही पाषाण काल वाला।
तो आप जनक का नाम अगर आप लोग को याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ये नाम है रॉबर्ट आरबी ब्रूस फ्रूट। फ्रूट। रॉबर्ट हाँ, ब्रूस फ्रूट रॉबर्ट सर। ब्रूस फ्रूट भी है, या कहीं कहीं आरबी फ्रूट भी लिखा रहेगा। ठीक है, याद रहेगा आरबी फ्रूट या रॉबर्ट बुश फ्रूट। एक बार सर क्वेश्चन आरबी ठीक से बोलिए। क्वेश्चन में लिख देता हूँ। भारतीय, ध्यान रखिएगा, भारतीय वर्ड है, विश्व में भी प्रागैतिहासिक काल होता है। भारतीय प्राग इतिहास, जब संधि होगा तब प्राग इतिहास हो जाएगा। ये संधि की छेद करके मैं लिख रहा हूं। भारतीय प्राग इतिहास के पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो आरबी फ्रूट। फ्रूट का स्पेलिंग मैं वही लेता हूं जो आप लोग खाते हैं, ताकि याद रहेगा। आरबी फ्रूट, इससे हो जाएगा आर फॉर रॉबर्ट, बी फॉर ब्रूस, और फ्रूट तो फ्रूटी है। ठीक है, तो इसको रख लीजिएगा। बाय द वे कहीं पगला गया तो पूछ देगा। और इसी प्रकार से, हाँ वही सेम क्वेश्चन है, इसे याद ही हो गया तो पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए इधर सिलसिला से मैं समाप्त करता हूँ, एक और ले लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ, ये मैंने बताया भी था और मैं जस्ट बोल भी दिया गलती से। बोलिए, महापाषाण संस्कृति कब शुरू हुई? महापाषाण संस्कृति कब शुरू? मैंने पिक्चर बता दी, फोटो बना के बताया था, खूब अच्छा फोटो बनाया था मैंने। और ऑप्शन है, तांबे से शुरू हुई, पीतल से शुरू हुई, कांसे से शुरू हुई, लोहे से शुरू हुई। महापाषाण संस्कृति, बोलिए। अरे ये बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, देख रहे हैं। ये तांबा से शुरू हुआ है सर। कांसा से शुरू हुआ सर। कांसा से सर। कांसा कहाँ से? कांसा तो बाद में आया भैया, पहले तो तांबा आया ना। हाँ, कांसा तो बाद सबसे में पहले इसका। तांबा आया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कांसा आया, टीन आ चुका था, ध्यान रखिएगा, लड़िएगा नहीं, टीन आ चुका था तभी तो कांसा बनेगा। उसके बाद से फिर लोहा फेमस है। आने के तो सोना भी आ गया था। आप देखिए मोहनजोदारो फिल्म देखिए, सोना भी आ चुका था, लेकिन सोना का उपयोग कम था ना। सोना आने से क्या होगा? सिर्फ सोना के बारे में तो पहले तो किसी को महत्व उस समय देता नहीं था लोग, और जब पता चला कि महत्वपूर्ण है तो जो बड़े बड़े लोग थे, जो मुखिया टाइप के लोग थे, वो हड़प लिए उसको, तो प्रचलन में आया ही नहीं। हाँ, एक और ऑप्शन था इसमें, लोहा था सर। पीतल और लोहा, पीतल और लोहा। तो महापाषाण संस्कृति कब से शुरू हुई? किसी किसी कहना है कि कांस्य से। गलत जवाब है। मैं आपको बता दूं फिर से, मैंने बताया था आपको कि दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति शुरू हुई। वो संस्कृति है क्या? दक्षिण भारत में जब लोग मर जाते थे तो उनको क्या किया जाता था, गुफा में क्या किया जाता था कि ऐसे करके एक घर बनाया था उनके लिए, पत्थर से घेर करके। नीचे तो पत्थर रहेगा ही रहेगा, ऐसे भी अभी भी दक्षिण भारत में जाइएगा तो कोई कमी नहीं है पत्थर की, पठार ही पठार है। और उत्तर भारतीय के मैदान ज्यादा मिलता है आपको। इस प्रकार से इधर से एक पत्थर का शिला रख दिए, इधर से रख दिया, और ऊपर से एक पत्थर के शिला से घेर दिए, ऊपर से ढक दिए। यहाँ लाश रख दिए, बगल में खाना पीना पानी सब जो भी है, अभी भी कुछ कुछ लोग रखते हैं, रख देते थे। उन लोग का मानना था कि वो जो लाश जो है, मतलब आदमी जन्म जिंदा होता है और खाता पीता है, ऐसी मान्यता थी, क्योंकि ज्ञान नहीं था उन लोग के पास। तो ये जो पत्थर लगाते थे, बड़े बड़े पत्थर लगाते थे, इन्हीं पत्थरों को महापाषाण या महापाषाण 100 संस्कृति का नाम दिया गया। ठीक है, अब जो है संस्कृति चल रही थी, सुनिए ध्यान से, माइक ऑफ कीजिए, बोलने का टाइम में देता हूं ना। जिस समय महापाषाण संस्कृति चल रही थी, उसी समय संयोग कहिए या खोज कहिए, उसी समय 1100 BC में लोहे की खोज हो रही है। ठीक है, इसलिए अब महापाषाण संस्कृति जो स्टार्ट हुआ उस समय लोहे की खोज हो गई, इसलिए प्रयोग होना शुरू हो गया। इसे दोनों को क्या किया इतिहासकारों ने संबद्ध कर दिया है। महापाषाण संस्कृति का संबंध किससे है? लोहे से है। अब बोलिए जिसको बोलना है। ये सर, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस हो गया था, ये याद हो गया। चलिए ठीक है, अभी ध्यान हो गया। यस सर। एक दो और क्वेश्चन पूछ के बंद करने वाले हैं। ये हो गया, महापाषाण वगैरह तो हो ही गया, समाप्त हो गया। ये इधर का टेंशन समाप्त हो चुका है। बस इतना ही आपको याद करना है, बस इतना ही याद करना। उसके बाद हम चलेंगे सिंधु घाटी सप्ताह में। तो छोड़ देते हैं, सिंधु घाटी कल ही कर देंगे। पहले सिंधु घाटी थोड़ा पढ़ लीजिए, सिंधु हड़प्पा थोड़ा पढ़ लीजिए, कल बात करते हैं। ऐसे पढ़ाएंगे भी उसमें, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है।
थोड़ा सा पढ़ा देंगे उसमें। और पढ़ाएंगे क्या, उसमें जो ट्रिक्स वाला है, जैसे कि मोहनजोदड़ो, तो मोहन कैसे स्नान करता है, फिर से मोहन के टाइम मोहन के पिता कुम्हार हैं, और राखी गढ़ी, ये सर ये सब क्रम कंटिन्यू ना है सर? कहाँ पर स्थल है। राखी गढ़ी हरियाणा में ही है, कैसे याद रखेंगे। लोथल से आपको मेसोपोटामिया की मुहरें मिली, ये सब जो तमाम जो चीजें हैं उसको हम थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच से समझा भी देंगे। फिर से एक और है जो जिसका कई कंफ्यूजन होता है कि कौन सा जो नगर है वो फोर्टिफाइड था, मतलब दूरीकृत था, कौन सा निम्न दूरीकृत था या उच्च दूरीकृत था। ये सब जो मतलब पूछता है क्वेश्चन बहुत सारा, और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं थोड़ा ट्रिकी अप्रोच लेकर के कल ही याद करवा दूंगा। उसमें ये नहीं कि परसों पढ़ना है तरसों पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमको पता है कोई याद रहेगा नहीं। तो जब याद रहेगा ही नहीं तो क्यों नहीं हम अपने तरीके से याद करवा दें। हम जब IAS की तैयारी किए थे तो हम बड़ा परेशान रहते थे ये सिंधु घाटी सभ्यता से और वैदिक सभ्यता से। तो हमने जो फंडा निकाला, वैदिक तो पढ़ा ही नहीं पढ़ा, रिस्क लेकर वैदिक नहीं पढ़ेंगे। वैदिक जब मैंने सूफी संत पढ़ लिया, क्योंकि सबसे प्यारा मेरा सूफी संत था, तो क्वेश्चन भी आ गया। और वैदिक छोड़ दिया क्योंकि बहुत सारा वर्ड था उसमें, लेकिन सिंधु पढ़ लिया, चलो भाई सिंधु काम आ जाएगा। तो मैं आप लोग के लिए रिस्की गेम नहीं खिला रहा हूँ, मैं ऐसा गेम खिला रहा हूँ कि कम से कम हड़प्पा तक आपको पढ़ना ना पड़े और क्वेश्चन भी आए तो बन जाए। हाँ, वैदिक पढ़ना पड़ेगा। सर पूछ जो रहे है थे ना मध्य, कि ये वाला क्रम लगातार ना है सर, तांबा कांस लोहा पीतल जो है। देखिए मैं बताता हूँ, हुआ क्या ना कि सबसे, हाँ ये क्रम लगातार, ये पीतल मत समझिए, पीतल ऐसे ही लिख देता हूँ। तांबा की खोज पहले हुई है 5000 BC। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किस धातु की खोज हुई, तो तांबा की, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि जी पाषाण के साथ, पत्थर के साथ किस धातु को मिक्स करके मानवों ने एक अच्छा औजार बनाया जिसे पश्चिमी मैदानों को साफ किया, कल ही पढ़ाया था मैंने। तो वो है तांबा के साथ ही पाषाण को जोड़ा गया। उसको जब तांबा खोज हो गया तो टीन भी मिल गया था, तो तांबा और टीन मिलाकर कांसा बना लिया गया। लेकिन टीन बहुत लचीला था, उसका डायरेक्ट प्रयोग नहीं को लोग कर सका। तो जब प्रयोग कम होगा, न्यून होगा, तो नाम थोड़े होगा, नाम होगा नहीं, नाम होगा। तो टीन का नाम ही नहीं हुआ, टीन की खोज हुई थी। इसे टीन ना पढ़ना है आपको ना पूछने वाला है। तो टीन और तांबा और टीन मिला के कांसा बना दिया। कांसा ज्यादा मजबूत होता है, तांबा लचीला होता है, मुलायम होता है, कांसा मजबूत होता है, तो उससे हथियार मजबूत बना जाए, लेकिन उतने मजबूत भी नहीं जितना कि लोहा। इसलिए कांसा के हथियारों से उत्तर के मैदानों की सफाई नहीं हो पाई, और इसलिए पिछड़ा रह गया सभ्यता। तभी तो नवपाषाण काल और जो है उसके बाद जो बस्तियां बसी हैं वो तीव्र गति से पूरब की ओर नहीं आ पाई हैं। लेकिन जैसे ही 1100 BC में खोज हो रहा है लोहा का, उसके बाद से महाजनपद और फिर मगध जैसे बड़े बड़े राज्यों का उदय हो रहा है। तो ये लोहा काफी कठोर होता है, और इसका जो काटने की क्षमता भी, वेधन क्षमता भी काफी ज्यादा होती है। तो ये मैंने क्रम से लिखा है इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 500 BC हो गया और ये 1100 BC हो गया। इसको 2700 BC कह लीजिए, आसपास 2700 से ज्यादा ही कह लीजिए, थोड़ा पहले ही बना लीजिए, इसको 2800 BC कह लीजिए। खोज का मैं कह रहा हूँ, खोज, ये नहीं कि हड़प्पा सभ्यता कह रहा हूँ, हड़प्पा तो इसके बाद ही आया, खोज के बाद। तो खोज हुआ 5000 BC में, फिर 2800 BC में, फिर 1100 BC में, और ये क्रम सही है। बंद किया जाए। देखिए जो भी फ्रेंड लोग हैं उनसे कहिए कि क्लास अब जो है काफी तीव्र गति से चल रहा है, और अब एब्सेंट होने से नहीं, गारंटी बैच है, सबका सिलेक्शन करवाना पड़ेगा, सबका, जो लोग भी हैं।